हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 10 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड या रेणुका हिमाचल प्रदेश? गाइज, यह प्रश्न वैसे तो भूगोल से है, लेकिन 2017 में इसके रखरखाव का जिम्मा जब एक निजी संस्था ने लिया तो यह झील सुर्खियों में आ गई। यह तमिलनाडु के कोडाईकनाल शहर में स्थित एक कृत्रिम झील है जिसे 1863 में सर हेनरी लेविन्जे ने बनवाया था। गाइस, कोल्लेरू झील देश की 2 बड़ी नदियों कृष्णा और गोदावरी के बीच आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के साथ साथ एक रामसर स्थल भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कोडाईकनाल। दूसरा प्रश्न, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी केवल तीसरा कथन सही है। प्रिय व्यूअर्स, यह एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ कंसेप्ट की समझ है तो इसका उत्तर आसानी से लगाया जा सकता है, या फिर अगर आप पहले कथन के बारे में जानते हैं तब भी सही उत्तर मिल सकता है। पहले कथन को गलत मानते ही A, C और D विकल्प गलत हो जाते हैं। तो अब समझते हैं पहला और दूसरा कथन गलत क्यों है। दरअसल मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का मिट्टी की संरचना, उसके संगठन और नमी धारण करने की क्षमता पर प्रभाव होता है। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ मैक्रोफौना यानी केंचुआ जैसे जीवों को एक्टिव कर देते हैं, जिससे मिट्टी की पोरोसिटी यानी सरंध्रता बढ़ जाती है और उसमें जल समाने लगता है। कार्बनिक पदार्थों से मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए पहला कथन गलत है। अब दूसरे कथन पर आते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जब कथन में अतिवादी शब्द आते हैं तो वे अक्सर गलत होते हैं। कोई एक अतिवादी शब्द है। बहरहाल गंधक यानी सल्फर चक्र जैव भू रासायनिक चक्र का एक उदाहरण है। सल्फर चक्र को पूरा करने में मृदा की एक बड़ी भूमिका है। सल्फर चक्र की शुरुआत चट्टानों की वेदरिंग यानी टूट फूट से होती है। टूट फूट से चट्टान में स्टोर्ड सल्फर वातावरण में मुक्त हो जाती है। बाद में यह सल्फर जब हवा के संपर्क में आता है तो सल्फेट बन जाता है, जिसे बाद में पौधों और सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये पौधे और सूक्ष्म जीव मृदा से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। गाइस, अगर किसी कृषि भूमि में लंबे समय तक सिंचाई की जाती है तो उस मिट्टी में लवणता बढ़ने लगती है। इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो तब जब जल में लवणता की मात्रा ही ज़्यादा हो, और दूसरा जब मिट्टी का जल वाष्पीकृत हो जाता है तो मिट्टी में लवणीय पदार्थ रह जाते हैं। इस क्रिया को लवणी भवन कहते हैं। जब यह ज़्यादा बढ़ जाती है तो मिट्टी पर सफ़ेद परत दिखाई देने लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है।
बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 3 या 1 और 3? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सही है। दोस्तों, यह प्रश्न करंट बेस्ड है क्योंकि 2017 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। सितंबर 2018 में भी कुछ विस्फोट हुए थे, इसलिए इसका तीसरा विकल्प आसान हो जाता है क्योंकि आखिरी बार इसमें उद्गार 1991 में नहीं हुआ था। तो यहाँ तीसरा विकल्प गलत हो जाता है। चूंकि तीसरा कथन बी, सी और डी में मौजूद है, इसलिए ये भी गलत हो जाते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि संख्या और वर्ष से जुड़े फैक्ट्स अक्सर गलत होते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही हुआ है। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से पूर्व में 140 किलोमीटर दूर है, न कि ग्रेट निकोबार से। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के काफ़ी दक्षिण में है, इसलिए बैरन ज्वालामुखी ग्रेट निकोबार के उत्तर में होगा, न कि पूर्व में। लिहाजा दूसरा कथन भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही हैं। दोस्तों, प्रवाल यानी कोरल पॉलिप बहुत छोटे जीव होते हैं जो कि कॉलोनियों में रहते हैं। प्रवाल ज़्यादातर छिछले जल में रहते हैं, लेकिन कई जगहों पर ये गहराई में भी पाए जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रेशन करते हैं। फ्रेंड्स, कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियां 3 तरह की होती हैं। एक तो बैरियर रीफ, दूसरा फ्रिंजिंग रीफ और तीसरा एटॉल। कोरल पारितंत्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से भी ज़्यादा, इसलिए इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं। प्रवाल भित्तियां 25% समुद्री जंतुओं का घर मानी जाती हैं। पूरी दुनिया में अगर प्रवाल भित्तियों के फैलाव की बात करें तो ये 100 से ज़्यादा देशों में देखी जा सकती हैं। इनमें से भी लगभग 1/3 हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यानी ये ज़्यादातर उष्ण सागरों में पाई जाती हैं। ऐसा क्यों है, इसकी कुछ वजहों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये छिछले जल में पाए जाते हैं ताकि इन्हें साल भर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। कोरल अपने भोजन के लिए ज़ूजेंथेला नाम के शैवाल पर निर्भर करते हैं और इस शैवाल को भी सूर्य प्रकाश चाहिए होता है। कोरल्स को गर्म और लवणीय जल की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन जल बहुत ज़्यादा गर्म और लवणीय नहीं होना चाहिए। ये तीनों स्थितियाँ उष्णकटिबंधीय सागरों में मिलती हैं, इसलिए कोरल उष्णकटिबंधीय सागरों में ही सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ना तो बहुत ज़्यादा साफ और ना ही बहुत ज़्यादा गंदे पानी में रह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पहला और तीसरा कथन सही है। गाइस, पहले कथन के बारे में जानने से पहले हम कुछ बातें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह बनता कैसे है। दरअसल भूगोलविदों के मुताबिक रेडियो एक्टिव हीटिंग की वजह से पृथ्वी के बाहरी कोर में हमेशा हलचल होती रहती है। यह हलचल पृथ्वी के भीतरी भाग में प्राकृतिक विद्युत जनरेटर के तौर पर काम करती है, इसलिए यहाँ गतिज ऊर्जा वैद्युत और चुंबकीय ऊर्जा में बदलने लगती है, जिससे भूचुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। दोस्तों, भूचुंबकीय क्षेत्र के बारे में कई स्टडीज हुई हैं। बेसाल्ट के लावा प्रवाह के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ वर्षों के अंतराल में बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। यह अवधि कुछ 100,000 सालों से लेकर कई मिलियन तक हो सकती है। इसकी औसत अवधि 3 लाख वर्ष बताई गई है।
बताया जाता है कि आखिरी बार यह रिवर्सल 7,80,000 साल पहले हुआ था। इसे ब्रूनेस माटुयामा रिवर्सल नाम दिया गया है, इसलिए पहला कथन सही है। फ्रेंड्स, यहाँ दूसरा कथन गलत है, क्योंकि 4,000 मिलियन वर्षों पहले जब पृथ्वी बनी उस समय ऑक्सीजन और CO2 थे ही नहीं। पृथ्वी एक नग्न चट्टानी और गर्म पिंड थी। शुरुआत में केवल हाइड्रोजन और हीलियम के साथ वायुमंडल की पतली परत थी, इसलिए दूसरा कथन गलत है। वहीं जब पृथ्वी पर जीवित जीवों का जन्म हुआ तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वजह से वायुमंडल में मौजूद CO2 अवशोषित होने लगी और ऑक्सीजन मुक्त होने लगी। इसलिए यह सही है कि पृथ्वी के नग्न और चट्टानी स्वरूप को बदलने में जीवित जीवों की भूमिका रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ये सेशन यहीं तक है। अब आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद।